सामी की चर्चा। सामी की चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है नए आपराधिक कानूनों पर उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। नमस्कार। आज की सामी की चर्चा में हम नए आपराधिक कानूनों यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कुछ नए पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे कि किस प्रकार ये नए कानून बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह जी। अनिल जी, सामी की चर्चा में आपका स्वागत है। इन नए कानूनों में राजद्रोह के अपराध को लेकर एक नया बदलाव किया गया है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। हमारी नई संहिता में जो राजद्रोह के अपराध को बदला गया, जो पुराना प्रोविज़न था सेडिशन का, उसको ख़त्म करके एक नया सेक्शन जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि जो राजद्रोह में कोई भी चीज़ जो इस पर्पज़ के साथ हो, जो जानबूझ के की जाए, चाहे शब्दों द्वारा या बोल के या लिख के या किसी चिन्ह से या किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, तो इन सब चीज़ों को माना गया कि अगर इस तरीके से अपने एक्ट से अगर हम सॉवरेंटी को, भारत की सॉवरेंटी को अगर अफेक्ट करते हैं तो इसको राजद्रोह की कैटेगरी में लाया गया। और पुराने सेक्शन से इसमें बहुत सी चीज़ें ज़्यादा जोड़ी गई। पुराने सेक्शन में इकोनॉमिक ऑफेंसेज इस तरह की चीज़ें नहीं थी, नई चीज़ों में आया, क्योंकि हमने देखा कि राजद्रोह को डिफाइन करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं कि जैसे विदेशी ताकतें होती हैं, वो किसी न किसी तरीके से आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे हार्म करती हैं। अगर आपके देश में अगर 1 लाख नोट प्रिंट की गई और किसी बाहरी कंट्री से अगर नकली नोट 1 लाख आ जाए, तो चलन में आपके पूरे नकली नोट आएगी, ओरिजिनल नोट आपकी बाहर हो जाएगी। क्योंकि ये इकोनॉमिक का सिद्धांत है कि जो गलत मुद्रा होती है वो असली मुद्रा को रिप्लेस कर देती है। क्योंकि बहुत से लोगों के पास वो क्राइटेरिया नहीं होती है जब तक कि हम बैंक में न जाए या ऐसी जगह पे न जाए जहाँ पे कि उसको चेकिंग के एक प्रॉपर तरीके हैं, तो फेक करेंसी भी चलती है जो कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नई संहिता में सेक्शन 152 जोड़ा गया, सेडिशन को हटाकर, कि कैसे राजद्रोह को इसमें डिफाइन किया गया और इसमें भी सज़ा का प्रोविज़न अच्छा किया गया है, जिससे कि देश की एकता, अखंडता, सॉवरेंटी को हम अक्षुण्ण बना सकें। ये किस प्रकार से अभिव्यक्ति और संरक्षा के बीच संतुलन बनाकर रखता है? हमारे वहाँ तो एक सीधी सी परिकल्पना है कि भारतीय संविधान जो हमारा है वो उसका एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, और जिसको कि हम बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं संविधान का। और कोई भी कानून जो हमारे यहाँ बनता है, चाहे वो पिनल लॉ हो, चाहे वो सिविल लॉ हो या कोई भी लॉ हो, तो वो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देख के ही बनाया जाता है। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि हमारी आज़ादी वहीं तक है जहां तक कि हमारे देश को कोई नुकसान ना हो। अगर हमारे किसी एक्ट से अगर हमारे देश को नुकसान होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये हमारा राइट है। जैसे हम कहें कि नहीं, हम रेल की पटरी को तोड़ेंगे क्योंकि ये रेल पटरी हमारे पैसों से बनी है, ये हमारी स्वतंत्रता नहीं कही जाती। या हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने तरीके से सोसाइटी में हम रहेंगे या हमें बोलने की स्वतंत्रता है तो हम कुछ भी बोलेंगे किसी को। तो एक चेक एंड बैलेंस हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि जहाँ एक तरफ हमको निर्बाध स्वतंत्रता देता है, वहीं पर हमें अंकुश भी लगाता है कि जहाँ पर देश की एकता, देश की अखंडता या उसके इंटरनेशनल रिलेशन पे ऐसी कोई बात आती है, कुछ भी आता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अभिव्यक्ति क्या, बोलने का एक एक्सटेम्पोर राइट है, हम वो नहीं कर सकते। जो सख्त कानून बनाए जाते हैं उसके पीछे मंशा एक ही होती है कि हम इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति को रोक सकें, सोसाइटी में एक हम मैसेज दे सकें कि अब ये कानून जो है वो सख्त है, अगर इस पे हम कोई भी एक्ट करेंगे तो हमें इसमें गंभीर सज़ा भुगतने का परिणाम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो कानून बनते हैं, अगर लोगों को पता चल जाए कि अब हमें, अगर मैंने एसिड अटैक का कोई ऑफेंस किया तो हो सकता है कि सज़ा से ज़्यादा हमको इसमें इकोनॉमिक पनिशमेंट मिले तो हमें देना पड़े, तो आदमी सोचेगा कि हमें ये एक्ट को नहीं करना चाहिए। तो सख्त कानून बनाने के पीछे सरकार की मंशा यही है कि इन अपराधों की पुनरावृत्ति को रोका जाए और पुनरावृत्ति भी ना, इसको कम किया जाए, जिससे कि समाज में एक ऐसा माहौल बने कि इस तरीके के अपराध दिन पर दिन अपने आप कम हो जाए। और अगर देखें, अगर हमारे सोसाइटी से अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ख़त्म हो जाएगा तो आप देखिएगा कि फिर बहुत से ऐसे एक्ट हैं जो कि अपने आप ख़त्म होते जाएंगे लोगों के। इसमें लोगों का एफआईआर होना कम हो जाएगा
और सरकार ने इसको इसीलिए बनाया कि इसको किसी भी हम फंडामेंटल राइट को क्लेम करके इसको नहीं कह सकते कि ये कानून हमारे गलत है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन ऑलवेज हमारे संविधान में है कि वो प्रोटेक्टेड है। अगर हमारे उस पर कोई आँच आती है तो उसके लिए हमारी हाई कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे प्रोविजंस हैं कि वो आप वहाँ पे चैलेंज करके अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अनिल जी, नए आपराधिक कानूनों में न्याय के लिए आतंकवाद से समझौता नहीं करने पर जोर दिया गया है, इसे आम लोगों की भाषा में समझाइए। मैं आपको बताऊं कि आतंकवाद आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा, कहा जाए तो एक ऐसा अपराध बन के आया है कि जिससे देखते हैं कि अफेक्ट जो होता है वो इनोसेंट आदमी होता है, जिसका कि किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अब आप किसी पार्क में बम लगा के उड़ा दो, आप किसी मल्टीप्लेक्स में जाके बम लगा के उड़ा दो, तो वहाँ तो इनोसेंट लोग बैठे पिक्चर देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जो आतंकवाद है उससे निपटने के लिए हमारे नई संहिता में टेररिस्ट एक्ट को इसीलिए जोड़ा गया है कि उसमें टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया गया, सिर्फ एक्सप्लोसिव के जरिए ही नहीं। अगर आप किसी भी जरिए अगर हमारे देश की सॉवरेंटी को और हमारे देश की एकता अखंडता को किसी वीडियो के माध्यम से, किसी साइन के माध्यम से, किसी जेस्चर के माध्यम से अगर कर रहे हैं तो उस पर सख्त कानून बना है और उससे निपटने के लिए ही। तो इस तरीके से जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उस पर सख्त कानून का होना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो जो इंटेलिजेंस हमारे लोगों का हो रहा है, हमारे यूथ का हो रहा है, या किसी भी तरीके से लोग जा रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों को इससे प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके और आतंकवादी घटनाओं को कम होना चाहिए। क्योंकि एक सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं हमेशा दुख देती हैं और इनोसेंट लोगों को परेशान करती हैं, जिससे इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी लड़ाई किसी सरकार से है तो आप सरकार से सीधे लड़ सकते हैं, उसके भी तरीके हैं आपके पास। लेकिन ये तरीका कि हम सिर्फ बम चला के, गोली चला के 100 लोगों को, इनोसेंट लोगों को मार के अगर हम करेंगे तो ऐसे लोगों को बख्शने के लिए कोई नरमी भी नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो टेररिस्ट एक्ट बना है, जो डिफाइन किया गया, वो अपने आप में सफिशिएंट है कि इनको पर्याप्त सजा दे सके। ये देखा जाता है अक्सर कि अपराधी गवाहों को डरा धमकाकर केस को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में गवाहों को किस तरह से संरक्षण देने की बात कही गई है? हमारे नागरिक सुरक्षा संहिता में उनको संरक्षण दिया गया है, बल्कि प्रोविज़न ये भी अब कर दिया गया है कि जैसे कोई भी जो बयान होंगे वो वीडियोस के रिकॉर्ड होंगे, ऑडियो रिकॉर्ड होंगे। और जहाँ तक उनकी सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा तो इस एक्ट के पहले भी हमारे यहाँ गवाहों को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विटनेसेस शुड बी ट्रीटेड एज ए गेस्ट, उनको मेहमान की तरह मानते हैं और हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए अगर उसको लगता है कि गवाह को सुरक्षा चाहिए तो उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। अनिल जी, नए कानून में एक तरफ जहां गवाह को संरक्षण देने में सफल साबित होंगे, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित केंद्रित भी है यह कानून, जैसा कि आपने अभी पहले भी बताया। तो ये किस तरह से पीड़ित केंद्रित है? पीड़ित केंद्रित इसलिए कि जैसे हमने देखा ना कि हमारे सोसाइटी में जो इनोसेंट गरीब लोग के साथ अगर कोई घटना होती है, रेप की घटना हो, बर्न की घटना हो, या उनको एसिड अटैक की घटना हो, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, तो हम देखते थे कि हमारे यहाँ पनिशमेंट के साथ साथ जो जुर्माना होता था वो बहुत नहीं होता था। अब पता चला कि आपने किसी को एसिड से अटैक कर दिया तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना कर दिया कोर्ट ने। अब यहाँ पर जब नया संहिता बनाई गई तो उसमें देखा गया कि एक एसिड अटैक के सर्वाइवर को, एक जिस तरीके से अननेचुरल रेप की घटनाएं होती गई, उसके पीड़ित को उसके मेडिकल सर्वाइवल के लिए अगर वो जिंदा बच जाती है तो अब कितने कॉम्प्लिकेशन उसकी बॉडी में आते हैं ये तो कोई नहीं बता सकता। अब गरीब आदमी तो अपना इलाज नहीं कर सकता। सरकारी अस्पताल कितने मुफीद हो गए उन चीज़ों को इलाज करने के लिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल तो एक इंस्टेंट आपको एक कोई मेडिकल क्योर दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी। तो देखा जाए कि जो नई संहिता हमारी बनाई गई इसमें इसको केंद्र में रखा गया कि कहीं ना कहीं से उनके रिहेबिलिटेशन और उनके मेडिकल एक्सपेंसेस को भी इससे मीट आउट किया जाए, जिससे कि उनको, हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई चीज़ वापस ली जा सकती है, लेकिन बहुत सी चीज़ों को हम लोग संभाल सकते हैं इसमें। हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, आज हमने आपको बताया नए आपराधिक कानूनों के कुछ अहम पहलुओं के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
सामयिकी चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे नए आपराधिक कानूनों पर उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थीं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।